तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। आपको पता ही है फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके बढ़िया मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है करंट। तो आपको पता है करंट क्या होता है? करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? करंट। तो आइए करंट का सिंबल क्या होता है? करंट का सिंबल होता है आई, चार्ज का सिंबल क्यू, टाइम का सिंबल टी। तो करंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज न्यूमेरिकल्स के अंदर हो सकता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए करंट को मेजर कैसे करते हैं। करंट को मेजर करते हैं एमीटर की हेल्प से। उसके बाद आपको इसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है इस पर क्वेश्चन बने, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने, हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर इसका यूज हो जाए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, तो किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट थिंग, इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा? जैसे इसमें क्वेश्चन बन जाता है 1 एम्पियर क्या होता है। तो आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन द 1 सेकेंड। सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर लाइक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को सारी 10th क्लास चली जाती है, ये ही नहीं पता लगता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो एक आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल होता है, जैसे आप देखते हो पानी की जो टंकी होती है आपको घर की छत के ऊपर पड़ी होती है, तभी टैप में से वाटर बाहर निकलता है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस बन रहा है। ऊपर प्रेशर लो होगा, हाई होगा, नीचे क्या होगा? लो होगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाटर आ रहा है। इसी तरह दो बॉडीज आपके पास, एक हाई टेम्परेचर पर है और दूसरी लो टेम्परेचर पर है, तो तभी हीट जाएगी, हाई टू लो हीट जाएगी। दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे प्रेशर का डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो करेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी। इसी तरह जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए जरूरी है? टू फ्लो द चार्ज इन एन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर चार्ज को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है ये आपको पता लग गया होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क बाय चार्ज। कितना वर्क लगेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, और इसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। उसके बाद इस चैप्टर में किस पर क्वेश्चन बनता है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ओम्स लॉ पर। देखो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है, साइमन ओम ने ओम्स लॉ बनाया था। उसने क्या बताया था भी अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाई जाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाई जाएंगे करंट भी बढ़ेगा। अगर हमारे पास वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा। तो इसका लॉ क्या था? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हमारे पास कोई बल्ब है, उसको हमने क्या किया? सेल से क्या किया? ग्लो कराया, तो वो कम ग्लो करेगा। उसके अंदर अगर हमने बैटरी लगा दी तो वो ज्यादा ग्लो करेगा क्योंकि बैटरी ने वोल्टेज ज्यादा दी और उसके अंदर करंट ज्यादा पास हुआ। तो अगर हम करंट बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज भी हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, बट इसके लिए एक कंडीशन है, वहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये ओम्स लॉ है। तो इसको आप ड्राइव कैसे करोगे ओम्स लॉ को? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का आपने सिंबल हटाना है। तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा आर। तो आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भी जो करंट के फ्लो को रोके उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को रोके उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? अब बात आती है
पेपर में क्वेश्चन बनेगा रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपने वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वी आई ग्राफ क्या होता है, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो उसे हम वी आई ग्राफ बोलते हैं। तो वी आई ग्राफ के क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो इनके क्वेश्चंस आपने पीडीएफ के अंदर से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी मैं हर चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो के अंदर हम इतना डिटेल के अंदर नहीं डिस्कस कर सकते, तो आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ में से हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर। किसी वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर वो वायर छोटी है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वायर बड़ी है, लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर हमारे पास कोई वायर है, उसका एरिया कम है, अगर उसका एरिया कम है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। अगर वायर मोटी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे एक हमारे पास पानी वाली पाइप है, पतली पाइप है, तो उसमें पानी कम फ्लो करेगा, मोटी पाइप है तो पानी ज्यादा जाएगा, ओबियसली है। इसी तरह वायर के केस में भी सेम होता है। तीसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस। चौथा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल के अंदर क्या होता है, देखो जैसे कॉपर है, एक वायर कॉपर की बनी है, एक सिल्वर की बनी है। सिल्वर बेस्ट कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सिल्वर के अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, कॉपर के अंदर सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। वैसे कॉपर बेस्ट कनेक्टर होता है, कॉपर भी बहुत बढ़िया कनेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर हमारे पास गुड कनेक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास वो मीडियम एवरेज कनेक्टर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चार फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अब इनको कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। पहले दो से एक कंबाइन होकर एक फॉर्मूला बनता है, देखो अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। जैसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को कंबाइन कर कर एक फॉर्मूला बनाएंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एरिया के। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी का हमारे पास एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता। इसको आप कैसे डिफाइन करते हो इसका आपको बताऊंगा। देखो ए इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एल इधर आके डिवाइड होगा, तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया आर ए बाई एल। अब यहाँ आपने रिमेंबर करना है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बाई एल। तो अब आपको बताता हूँ कैसे आपने यहाँ पर रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। आर ए बाई एल फॉर्मूला याद रखना, आर ए बाई एल रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस 1 ओम, एरिया का यूनिट आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ का आपको पता है, ठीक है, मीटर। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, जब किसी वायर में से, जब किसी वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, तो उस वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1 ओम मीटर होती है। ओम मीटर क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1 ओम, comma area of cross section is 1 meter square and length is 1 meter, then resistivity is said to be 1 ohm meter। like this way आप क्या कर सकते हो, resistivity को डिफाइन कर सकते हो। तो resistivity का ऐसा यूनिट पूछे तो ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट पूछे ओम। तो रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स आपको बता दिए, और रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स अगर पूछ ले तो रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड नेचर। इसके कोई 4 फैक्टर नहीं है रेजिस्टिविटी के, याद रखना है रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आपने डिटेल के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक आपको बता रहा हूं, पावर के फॉर्मूलाज। पावर के फॉर्मूलाज बहुत आते हैं। पावर क्या होता है आपको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम।
हम कितना वर्क कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं, तो ये पावर पर क्वेश्चन बनता है। देखो पावर में सबसे पहले वर्क कितने टाइम के अंदर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता ही है, अभी हमने पीछे पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, V क्यू। तो यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दी, V क्यू बाई टी, ठीक है। और क्यू बाई टी आपको पता है किसके इक्वल होता है, करंट के। करंट का फॉर्मूला आपको बताया था, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बन गया, पावर का VI। तो ये पावर का सबसे पहला फॉर्मूला है VI। तो आप इसको देखना ध्यान से, पहले पावर का फॉर्मूला यूज किया, कितना वर्क कितने टाइम के अंदर कर रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से बनाया वी क्यू, और पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाई टी। आपको पता किसके इक्वल होता है, आई के। तो पावर का पहला फॉर्मूला बन गया वी आई। दूसरा फॉर्मूला पावर का आपको अभी बताया, ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, आई आर। वी की वैल्यू आपने पुट करी आई आर, तो आई एक यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ पर वी क्या बन गया, आई स्क्र आर। तो पावर का सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, आई स्क्र आर। पावर का थर्ड फॉर्मूला आपने यहाँ पर बनाना है। देखो पावर का थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर पावर का सेकंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्र आर बना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू क्या बनेगी, V बाई आर। इस फॉर्मूला से आई की वैल्यू निकाली, आर इधर आके डिवाइड हो गया, आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, V बाई आर का क्या कर दिया आपने, स्क्वायर इंटू में आर। तो यहाँ पर क्या बन गया, V स्क्वायर, आर स्क्वायर है, एक आर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, P का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये रहा। तो पावर के तीनों फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल बनता है पेपर के अंदर। तो आपको पावर के तीनों फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, देखो रेजिस्टेंस कैसे ज्वाइन करते हैं, रेजिस्टेंस के दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो अगर हमारे ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको पीडीएफ के अंदर शेयर कर दूंगा मैं। देखो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। अगर हम रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़े तो उसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़े तो उसे क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर जोड़े तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बाकी 100 ऑन चलता रहेगा जितने रजिस्टर होंगे। इसी तरह पैरेलल के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है, अगर टोटल रजिस्टेंस निकालनी हो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो ये पैरेलल के अंदर फॉर्मूला बनता है R1 R2 R3, जितने रजिस्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग पर, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम हुई, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, कोई बल्ब है 20 वोल्ट का, कोई बल्ब है 20 वोल्ट का, उसको 220 वोल्ट से जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। कोई बल्ब है 20 वोल्ट का, उसको 220 वोल्ट से जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। पावर कितनी है बल्ब की, 20, वोल्टेज कितनी है 220, तो 220 का क्या करना है, स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर इधर चला गया, 220 का स्क्वायर करना है, 220 मल्टीप्लाई में 220, और 20 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, जीरो से जीरो कट गया। तो इसको सॉल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब वो कहेगा इस बल्ब को अगर हम 5 घंटे के लिए जाते हैं तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले वो रेजिस्टेंस निकालनी होगी, रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे। उसके बाद अगर कहता है ऐसे 5 बल्ब, अगर हम ऐसे 5 बल्ब, टोटल ऐसे 5 बल्ब हैं, उनको डेली 5 आवर्स के लिए चलाएं तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर मल्टीप्लाई में टाइम, पावर कितनी है इस बल्ब की, 20 वोट। तो जब भी आप एनर्जी निकालो तो उसको किलो वोट में कन्वर्ट करना है। पावर वोट में थी, किलो वोट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे, और टाइम आर के अंदर ही है, तो टाइम 5 आर है। एक बल्ब की पावर निकलेगी यहाँ से, जीरो से जीरो कट गई, 2 के टेबल पर ये कितने पर जाएगा, 50 पर, 5 के टेबल पर ये कितने पर जाएगा, 10 पर। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 किलोवाट आवर। तो एक बल्ब में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, 0.1। तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी हमारे पास,
तो 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 किलोवाट आवर। तो इस तरह से एनर्जी कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं। लास्ट में इस चैप्टर में से क्वेश्चन क्या बनता है, लास्ट में बताऊंगा आपको। इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है जब हम किसी डिवाइस के अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर होता है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी के अंदर। उसे आप क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट when electrical energy passed from a conductor it converts into the heat energy. This effect is known as, this law is known as Joule's law of heating and this effect is known as heating effect of current। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। जब किसी डिवाइस में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवाते हैं तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपको बताया ये अभी गीजर का एग्जांपल, प्रेस का एग्जांपल, ओवन का एग्जांपल, टोस्टर, सभी के अंदर, ड्रायर के अंदर, इन सभी के हेयर ड्रायर के अंदर, इन सभी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के अंदर। ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर आता है। तो हीट एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे आई स्क्वायर आर टी। तो इस चैप्टर के अंदर अब आपने क्या लर्न करना है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स लर्न करने हैं, रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, एक एनर्जी कंज्यूमिंग वाला मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया ये आपने पढ़ने हैं। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आपने सारे क्वेश्चंस 2 से 3 बार आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लर्न करने हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो वो मैग्नेटिज्म शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हेंस ओरेस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आओ हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखो उसने एक वायर ली, वायर को बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच लगाया, तो जैसे ही इसमें करंट पास करवाया तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया। जैसे ही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो उसने क्या देखा, यहाँ पर उसने कंपास नीडल रख दी। मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन बताती है। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी। जैसे उसने मैग्नेटिक कंपास नीडल रखी उसने क्या देखा, ये जो इसकी नीडल है ये कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट करेगी। फिर उसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा, उसने क्या देखा, जैसे उसने यहाँ पर रखा उसने क्या देखा, ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या, डायरेक्शन की बात छोड़ो एक बार सॉरी। तो ये डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कंपास नीडल है तो वो नॉर्मली ऐसे रहती है, बट जैसे यहाँ पर रखा तो इधर डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर रखा तो उधर को डिफ्लेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, करंट पास करने के कारण ये वायर क्या बन चुकी है, मैग्नेट। इसे क्या बोलते हैं, करंट के कारण मैग्नेट है। इस इफेक्ट का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय द हेंस ओरेस्टेड साइंटिस्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस हियर। डायरेक्शंस आपने कैसे देखनी है, देखो यहाँ पर करंट क्या जा रहा है, यहाँ पर करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ। जब करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पर करंट क्या आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। और जब करंट नॉर्थ टू साउथ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो ऐसे इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा क्या होता है, हम पेपर के टाइम पे ये रिवीजन कर रहे हैं इसलिए तो थोड़ा सा जल्दी में हमारे को ये रिवीजन करनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे आपको पता है बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट के अराउंड का जो हमारे पास फील्ड है, जहाँ तक मैग्नेट अपनी फोर्स को एक्सर्ट करती है, जहाँ तक कोई हमारे पास लोहे की चीज रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर याद करनी है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर 3 एक्टिविटीज आती हैं। 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द स्ट्रेट वायर। जो स्ट्रेट वायर है
उसमें अगर हम करंट पास करवाते हैं तो इसको बैटरी वगैरह से कनेक्ट करवा के जैसे इसमें से करंट पास करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे, इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर रिंग्स बनती हैं। कैसे बनती हैं, आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है, उसके अंदर जैसे वायर इसके अंदर से पास करवानी है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप जब लोहे की क्या करोगे, पाउडर छिड़कोगे तो ऐसे गोल गोल रिंग्स बन जाएंगी। तो ऐसी गोल गोल रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब इसमें अगर करंट डाउनवर्ड होगा, अगर करंट इसमें डाउनवर्ड होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट अपवर्ड है, जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताता है, और ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती हैं। अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लॉकवाइज। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपने ये पढ़नी है, ये भी आपकी बुक के अंदर गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर। सेकंड एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी क्या है बेटा, जब हम किसी सर्कुलर लूप में से करंट पास करवाते हैं, सर्कुलर लूप में से करंट पास करवाते हैं, इसको बैटरी वगैरह से अटैच करवा देंगे। तो जैसे ही इसमें से आप करंट पास करवाएंगे तो ऐसी इसके अराउंड हमारे पास क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब यहाँ पर करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर करंट आपको पता ही है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, भी इस तरह सर्कुलर कॉइल पर भी क्वेश्चन बनता है। ये सेकंड एक्टिविटी है। थर्ड हमारे पास जो एक्टिविटी है वो होती है सोलेनोइड पर। सोलेनोइड वाले पर क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले सोलेनोइड की डेफिनेशन पूछी जाती है, फिर सोलेनोइड वाली एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी होती है। ये सोलेनोइड है। सोलेनोइड क्या होता है, एक ऐसी इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसके अंदर बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स हो, एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है। इट इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स इन द फॉर्म इन द सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है इसे क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। तो सोलेनोइड को जब आप बैटरी से कनेक्ट करवाओगे, सोलेनोइड को जब आप बैटरी से कनेक्ट करवाओगे तो इसके अंदर ऐसी लाइंस बनेंगी। तो ये जो सोलेनोइड है बिल्कुल एग्जैक्ट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इसीलिए जो हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनोइड को हम बार मैग्नेट भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सारी पैरेलल होती हैं, तो इसीलिए इसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर जो लाइनें होती हैं वो सारी पैरेलल होती हैं। तो इसीलिए करंट कैरिंग सोलेनोइड को क्या बोलते हैं, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तीन एक्टिविटीज के बारे में आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, आपको उसके अंदर एक टॉपिक मिलेगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, एक आपने ट्राइपॉड बनाना है, एक स्टैंड बनाना है आपने यहाँ पर। इस स्टैंड में आपने क्या करना है, एक यू शेप मैग्नेट लेनी है, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसे। इसके अंदर एक कंडक्टर को रखना है। इस कंडक्टर की दोनों दोनों एंड्स को एक वायर से अटैच करवाना है। वायर को आगे बैटरी से अटैच करवाना है। जैसे इसमें से हम करंट पास करवाएंगे, जैसे हम इसमें से करंट पास करवाएंगे, दोनों एंड इस रोड के हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। दोनों एंड इस रोड के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, और जैसे ही करंट पास करेगा, और ये रोड कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, ये कंडक्टर है, जैसे इसमें से करंट पास करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी, और बाहर भी मैग्नेट पड़ी है, तो ये दोनों, ये मैग्नेट स्टेशनरी है तो ये मैग्नेट इस पर क्या लगाएगी, फोर्स। इस टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इस कंडक्टर पर ये जो मैग्नेट है क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। आपको पता ही है करंट क्या जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अब देखो यहाँ पर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल
देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर देखना आपने, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये जो थंब है बाहर की तरफ है, मेरा थंब देखो इस तरफ है, तो थंब क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। आपने कैसे याद करना है, ये देखो इस लॉ को पहले याद करो आप, रूल को, FMC, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, यहाँ पर M का मतलब, मदर का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और C का मतलब करंट। तो जो थंब है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और ये किसकी डायरेक्शन बताता है, करंट की। तो ये हमारे पास ये लो आपने याद करना है, रूल याद करना है यहाँ पर। देखो अब ये जो हमारे पास कनेक्टर है, ये जैसे यू शेप मैग्नेट है, इसके अंदर कनेक्टर ऐसे पड़ा है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस थंब इस तरफ है, तो इसका मतलब जैसे ये करंट हम स्टार्ट करेंगे तो ये रोड बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, तो इस हम टॉपिक को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपने पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आपने पढ़ना है। ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने यहाँ पर मेन मेन टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस करें आपके साथ। थैंक यू। डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट बाउंस बैक करती है किसी शाइनिंग सरफेस से टकराने के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट जा रही है एयर से वाटर के अंदर, तो वहाँ बेंड करेगी, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इमेज क्या होता है, जो हमारे पास ऑप्टिकल अपीयरेंस बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसे हम इमेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो हमारे को लाइट देता है, इसीलिए सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर दो तरह की इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पर बनती है उसे रियल इमेज बनते बोलते हैं, और जो इमेज स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन हो सकती उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इस चैप्टर के अंदर आपने लेंसेज के बारे में पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है, ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेरिकल मिरर के बारे में। तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो, चाहे वो बाहर, जिसका सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो चाहे बाहर की तरफ कर्व्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। दो तरह के स्पेरिकल मिरर हम पढ़ते हैं 10th क्लास के अंदर, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेजेस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो ये कनकेव मिरर है हमारे पास, इसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है, जिसको ऐसे हम शो करते हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसकी ये साइड पॉलिश्ड होती है, जिसका सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो उसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसका सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने इसकी इमेजेस के बारे में डिस्कस करना है। जो हमारे पास कनकेव मिरर है इसकी टोटल 6 इमेजेस है, और कन्वेक्स मिरर की 2 इमेजेस है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होना चाहिए। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है। जैसे आप देखते हो एम्बुलेंस के आगे जो अक्षर हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, तो वो किस कारण इन्वर्टेड लिखे होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि जब वो आगे वाला जो व्हीकल चल रहा है, एम्बुलेंस के जो आगे व्हीकल है, जब वो साइड मिरर से देखेगा, जब वो साइड मिरर से देखेगा तो उसको वो एम्बुलेंस बिल्कुल सही दिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस के आगे जो हमारे पास लेटर्स हैं वो उल्टे पुल्टे लिखे होते हैं। तो ये किस कारण होता है, लेटरल इन्वर्जन। जो प्लेन मिरर है ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। ये प्लेन मिरर के दूसरा, प्लेन मिरर के अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो प्लेन मिरर क्या करता है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे ये प्लेन मिरर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो 5 मीटर दूर ही इमेज बनेगी। तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही इमेज बनती है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना किसका साइज होगा, इमेज का। तो ये प्लेन मिरर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की जो इमेजेस हैं उसके बारे में बात करूंगा आपको। सबसे पहले स्पेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, आपको 3 रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई लाइट रे, अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में से पास करती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, इसी से उल्टी होती है वो, अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगी, पैरेलल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनना। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो उसी पाथ में वापस आ जाएगी।
अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो उसी पाथ में क्या आ जाएगी वापस। इन 3 रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया अगर पैरेलल है तो फोकस में से पास करेगी, दूसरा फोकस में जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, तीसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है तो उसी रास्ते में क्या चली जाएगी वापस चली जाएगी। ये 3 रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में। सबसे पहली इमेज देखो, सबसे पहली इमेज क्या है? देखो अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा है तो उसकी पैरेलल लाइट रेज आएंगी। पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर मीट करती हैं? फोकस पर। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा हो तो इमेज फोकस पर बनती है और यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दूसरी हमारे पास जो इमेज बनती है, दूसरी इमेज के अंदर क्या होता है? दूसरी इमेज के अंदर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में पड़ा है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पड़ा है। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, एक लाइट रे पैरेलल गई, वो फोकस में से पास कर गई, ठीक है, और एक लाइट रे हमारे पास क्या होगा? देखो एक लाइट रे हमारे पास यहाँ ऐसे जाएगी 90 डिग्री पर, वो वापस आ जाएगी। वापस आने के बाद ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट करेंगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट करेगी, ठीक है, तो जो इमेज है यहाँ पर बनेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा था और इमेज यहाँ पर बन गई ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा, इमेज यहाँ पर बनी बनी सी से पीछे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में पड़ा हो तो जो इमेज है वो सेंटर से पीछे बनती है। तो इस तरह 6 इमेज हैं, तो इन सभी के बारे में हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट आपको सारी इमेजेस आपके एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हैं। फिर भी अगर आपको ना समझाए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा। देखो तो ये सारी इमेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक डेफिनेशन है कुछ, उनके बारे में पता होना चाहिए। फोकल लेंथ हो गया, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। इन सभी बेसिक डेफिनेशंस की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंदर इन सभी डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद लेंस मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन, इन सभी पर न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर बनते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं उसका मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो देखो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, देखो मिरर फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे बनता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस में 1/u। इसमें क्या होगा? अगर आपको f दिया होगा, u दिया होगा, v निकालना होगा। v दिया है, u दिया है, तो f निकालना होगा। तीनों में से कोई दो चीजें गिवन होती हैं, थर्ड आपको निकालनी होती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। मतलब इधर क्या होगा हमारे पास? देखो v दिया होगा, u दिया होगा, h दिया होगा, h डैश निकालना होगा। तो इस तरीके से चारों में से कोई तीन चीजें गिवन होती हैं तो आपको थर्ड फोर्थ थिंग निकालनी होती है। इस तरह मिरर फॉर्मूला और हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है इस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें आपको दिया होगा फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, तो इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर। तो ये रिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन हो गए सारे। इसी तरह रिफ्रैक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? जो लाइट है जब वो एयर से वाटर में आ रही है, वाटर टू ग्लास में जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है, तो वो बेंड क्यों करती है? जैसे ये एयर है और ये ग्लास है, तो लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो वो बेंड क्यों कर रही है? तो देखो जब लाइट एयर टू ग्लास में आती है तो ऐसे बेंड क्यों करती है? क्योंकि एयर के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ग्लास के अंदर क्या होती है? कम। तो इसीलिए लाइट क्या करती है? बेंड करती है। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। द बेंडिंग ऑफ द लाइट when it passes from one medium to the another medium, that is known as refraction of the light। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चंस वही सेम टू सेम लेंस पर क्वेश्चन बनते हैं, ग्लास स्लैब के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ग्लास स्लैब वाली आपको एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए। ग्लास स्लैब में क्या होता है? ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, इसमें लाइट पहले एयर टू ग्लास आई, ग्लास टू एयर गई पहले, तो इधर में क्या होगा? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एमरजेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल ई और एंगल आई दोनों बराबर होते हैं। तो ग्लास स्लैब की एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ना है, कन्वेक्स लेंस की इमेजेस के बारे में पढ़ना है, कनकेव लेंस की इमेजेस के बारे में पढ़ना है। कन्वेक्स लेंस की टोटल 6 इमेजेस हैं, कनकेव लेंस की टोटल 2 इमेजेस हैं, उनके बारे में आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए।
जैसे कन्वेक्शन लेंस की इमेजेस के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ मैं। देखो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा है, देखो पैरेलल लाइट रेज गई, तो ये पैरेलल लाइट रेज फोकस पर मीट कर गई, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर पड़ा, इमेज कहाँ पर बन गई, फोकस पर। ठीक है, तो इस तरह की टोटल 6 इमेजेस है कन्वेक्शन लेंस की, टोटल 6 इमेजेस है कन्वेक्शन लेंस की जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह कनकेव लेंस की 2 इमेजेस है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था, इसमें लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। मैग्निफिकेशन में उसमें माइनस था, इसमें प्लस। m इज इक्वल टू v/u, h डैश बाई h। h डैश क्या होता है, इमेज की हाइट, h क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे न्यूमेरिकल में। तीसरा फॉर्मूला पावर का 1/f, आपको फोकल लेंथ दी होगी, आपको पावर निकालनी होगी। जो फोकल लेंथ है वो आपको सेंटीमीटर में दी होगी, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 करके, फिर आपने पावर निकालना है। पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। तो इस सबसे जरूरी चीज, फिजिक्स के अंदर आपको सारे एसआई यूनिट आने चाहिए। फिजिक्स के अंदर आपको अगर सारे एसआई यूनिट्स आते हैं तो 1-2 नंबर एसआई यूनिट के आपके पक्के हैं। सारे एसआई यूनिट्स का भी मैं आपसे चार्ट शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सारे इमेजेस की, जितनी भी इमेजेस फिजिक्स के अंदर है सारी इमेजेस की आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये आपने फिजिक्स के अंदर जो लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है। थैंक यू। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर आपने क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से। ह्यूमन आई के अंदर सबसे पहले आपको आई के हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। आई के हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना का काम क्या है, इट इज अ रिफ्रैक्टिंग विंडो ऑफ द आई। ये आई की एक रिफ्रैक्टिंग विंडो है। जो रेटिना है ये आई की एक रिफ्रैक्टिंग विंडो है जिसके थ्रू आंख में लाइट एंटर करती है। उसके बाद आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, जो पानी। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर आई का डायग्राम बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ, देखो। तो ये आई का डायग्राम है। तो आई के डायग्राम के अंदर आपको हर पार्ट के फंक्शंस पढ़ने हैं। आई का भी पार्ट में हर पार्ट का फंक्शन आपसे शेयर कर दूंगा। उसके बाद आंख के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, हर बीमारी के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए। मायोपिया क्या होता है, जिसमें हमारे को दूर की चीजें दिखती। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें हमारे को नजदीक की चीजें दिखती। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब बुढ़ापे के अंदर जब हमारे को नजदीक की चीजें नहीं दिखती। तो ये बीमारियां ठीक कैसे होंगी ये आपने पढ़ना है, ये बीमारियां होती क्यों है ये आपने पढ़ना है। तो ये सभी बीमारियों के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। प्रिज्म क्या करता है, जब उसमें से व्हाइट लाइट पास करती है उसको 7 कलर्स के अंदर ब्रेक कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है, जब सनराइज हो जाता है, सनसेट होता है, तो वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का क्यों दिखता है, रेडिश ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि जब हमारे पास उस इसका आपने एक ही रीजन बताना है। ब्लू कलर की क्यों दिखती है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। सन रेड क्यों दिखता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण करते हैं। ठीक है, स्टार अपनी हाइट से ऊपर क्यों दिखते हैं, इसका आपने रीजन बताना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, सन एडवांस में क्यों राइज कर जाता है, डिलेड सनसेट क्यों करता है, इसका भी आपने रीजन बताना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 3 क्वेश्चन का आपने आंसर मैंने अभी जो बताया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, और जो पहले ब्लू कलर और रेडिश, उसका आपने आंसर बताना है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ये सारे टॉपिक्स आपने डिटेल के अंदर पढ़ने हैं अगर आप ह्यूमन आई के अंदर भी बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैं जो पीडीएफ है वो आपको डाल दूंगा, उसमें से आपने हर क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया एक छोटी सी वीडियो के अंदर। बाकी डिटेल के लिए तो आपकी लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी, वो पॉसिबल देख लेंगे जैसे भी होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, तो मैंने आपको सारा बता दिया फिजिक्स के बारे में, तो ये फिजिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री या बायो के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। केमिकल इक्वेशन होता है जो कोई प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर
जिस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज की हेल्प से कोई नया सब्सटेंस बने तो उसे आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले किस तरह का क्वेश्चन बनता है? इसमें क्वेश्चन बनता है रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे H2 प्लस O2 है, H2 प्लस O2 है तो इससे H2O बनता है। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कैसे करोगे? देखो सबसे पहले इस साइड आपने H देखने कितने हैं 2 और इस साइड H देखो कितने हैं 2। इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं 2 और इधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपने नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। उसके बाद दोनों साइड इनको बराबर करने की कोशिश करनी है। देखो जैसे इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कंपाउंड है तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हाइड्रोजन 4 हो गए। तो ये रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस होगी। तो बैलेंस, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। तो आपको बैलेंस करनी होगी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि पेपर के अंदर बैलेंसिंग पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा, केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंदर और कौन सा क्वेश्चन बनता है? इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना मास किसका हो? प्रोडक्ट का। दोनों साइड मास बराबर हो टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पेपर में ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंदर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है? इक्वेशंस के टाइप, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो आपको हर रिएक्शन का एक एक एग्जांपल याद करना होगा। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं आपको, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरीके से ये दो चीजों से एक चीज बन गई, कंबाइन होगी, तो इसे आप क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? देखो, जिसके अंदर एक से एक रिएक्टेंट से दो, तीन या इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स बने, उसे आप क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। जिसके अंदर एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बने। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे, ये हीट करने का सिंबल है, तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, तो इन पर भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप है फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन क्या होता है? जब कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है उसे क्या बोलते हैं? फोटो डीकंपोजिशन। सेकंड टाइप है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। अगर कोई डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। तीसरा, अगर कोई डीकंपोजिशन हीट की प्रेजेंस के अंदर हो उसे क्या बोलेंगे? थर्मो डीकंपोजिशन, या क्या बोल देते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। इन तीनों के आपने टाइप लर्न करने हैं, तीनों की रिएक्शन लर्न करनी है। इससे अगला जो बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसके अंदर दो कंपाउंड्स, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लें। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये बहुत बार पेपर के अंदर आया है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं? देखो, जो क्लोराइन है वो SO4 की जगह चला जाएगा और जो SO4 है ये Cl की जगह आ जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, तो इसका आयन इसके साथ चला गया, इसका आयन इसके साथ आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो रिएक्शन में क्या चीज बनेगी? देखो, Ba के साथ SO4 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? BaSO4। जो Cl है वो Na के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl। तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट की? एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच
टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर कर दो नए कंपाउंड बना ले, उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो BaSO4 बना है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मिक्स नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट भी बनता है, इसीलिए इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो ये दोनों के लिए आप ये एग्जांपल लर्न कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए भी। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर और कौन सा क्वेश्चन बनता है? कलर चेंजिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो कलर चेंजिंग वाले आपने सारे क्वेश्चन याद करने हैं, इसकी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा कलर चेंजिंग वाले क्वेश्चन की। देखो कलर चेंजिंग वाले क्वेश्चन में कैसा एक कॉमन सा एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कलर चेंजिंग के अंदर। जैसे आपने क्या किया, एक आयरन नेल लोहे की एक कील ली, उसको कॉपर सल्फेट के अंदर रख दिया, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो जैसे इसके अंदर रखा तो क्या बन गया? FeSO4 प्लस Cu। तो इस पे क्या होगा? देखो CuSO4 का जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है, तो जैसे इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो उसके बाद जो एक कलर बनेगा तो इसका कलर होगा पेल ग्रीन। तो पेपर में कलर चेंजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसका कलर ब्लू से ग्रीन कैसे हो गया? तो यहाँ पर क्या होगा? आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे आप क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के सारे क्वेश्चंस की PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, बस आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अगर आप बढ़िया तरीके से बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लो। आपको मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत बढ़िया कलेक्शन है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डू मच बेटर, बट उसके साथ आपको ये गाइडेंस भी जरूरी है कि आपको तैयारी करनी कैसी है साइंस की। अगला टाइप है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सुनो ध्यान से, रिडॉक्स रिएक्शन RED, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इसे आप क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। H2 से क्या बन गया? H2O, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसे आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिएक्शंस के टाइप, उनको बैलेंस कैसे करना है, एक मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन भी बन जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो उसको सैंड पेपर रैग मार्क से अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि वो बर्न कर जाए प्रॉपर्ली। मैग्नीशियम का आपको पता ही है, मैग्नीशियम का आप फायर क्रैकर्स बनाने के अंदर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपरली साफ किया जाता है बिफोर बर्निंग। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने तैयारी करनी है। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेकंड चैप्टर। तो आइए सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छी तरह से पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है सबसे पहले, एसिड की और बेसिस की। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में 5 टॉपिक हैं टोटल। पहला बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, कास्टिक सोडा और लास्ट है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर, ये 5 टॉपिक हैं, इनमें से 5 में से एक पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। 5 में से एक पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वो बेकिंग सोडा भी हो सकता है, वॉशिंग सोडा भी हो सकता है, POP भी, ब्लीचिंग पाउडर भी और कास्टिक सोडा भी। इनमें आपने लर्न क्या करना है? इन सभी के फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, इनके यूजेस लर्न करने हैं और इनकी प्रेपरेशन। 3 चीजें इन 5 टॉपिक में आपको क्या लर्न करना है? फॉर्मूला, दूसरा वो बनता कैसे है, प्रेपरेशन, तीसरा यूजेस, इन 5 टॉपिक्स की। और इस चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपने, एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। 4-5 तरह के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियोस और PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वो आपने प्रिपेयर करनी है एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर।
उसके बाद आता है मेटल नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स में आपको पता ही है बेटा, मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इस तरह की आपको प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स की, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद आपको मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल्स की। और इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सट्रैक्शन पर। आप चेक कर लो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पर, चाहे वो मरकरी की एक्सट्रैक्शन है, चाहे वो सोडियम की एक्सट्रैक्शन है, चाहे वो कॉपर की एक्सट्रैक्शन है, चाहे वो थर्माइट रिएक्शन है, इन पर क्वेश्चन बनता है। तो एक्सट्रैक्शन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और तीसरा इस चैप्टर में आपने फोकस करना है डॉट या डॉट स्ट्रक्चर्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स, इन पर आपने फोकस करना है। अगर आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में से मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर बहुत बार पेपर के अंदर आया है, चाहे वो MgCl2 का है, चाहे वो Cu2O का है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस की PDF भी शेयर कर दूंगा आपको मैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला मेन क्वेश्चन बनता है, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला मेन क्वेश्चन बनता है तो वो हमारे पास है कार्बन एंड कंपाउंड पर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पर क्वेश्चन बनता है। नोमेनक्लेचर में क्या होता है बेटा, नोमेनक्लेचर के अंदर आपको कार्बन कंपाउंड्स की, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग के बारे में बताना होता है। भी इसका नाम क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, बहुत ही इजी है ये नोमेनक्लेचर, बहुत इजी है। इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी हुई है। नोमेनक्लेचर और कार्बन वर्सेटाइल नेचर का क्यों होता है, भी कार्बन के ऊपर इतने सारे एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, तो कार्बन के ऊपर ही क्यों चैप्टर बना। क्वेश्चन है भाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन द नेचर, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी होती है एक लॉन्ग चैन बनाने की और किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होती। कार्बन अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ सकता है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। तो पहला पॉइंट क्या बनाओगे, कार्बन 4 एटम अपने साथ जोड़ सकता है, इसीलिए कार्बन को टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ये वर्सेटाइल नेचर है। दूसरा, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है, इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो कार्बन को इसीलिए वर्सेटाइल नेचर का बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, आपने कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। तीसरा, इस चैप्टर के अंदर आपने एक रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपको आनी चाहिए। और आपको इस चैप्टर के अंदर इथेनॉल के बारे में पढ़ना है, इथेनॉल के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आती है, उसके भी मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा। उसमें क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल, जो ऑयल होता है वो घी में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स बोलते हैं। तो वो रिएक्शन आपने याद करनी है, एडिशन रिएक्शन होती है वो। तो वो रिएक्शन एक एस्ट्रिफिकेशन, एक स्पोनिफिकेशन, मतलब सोप कैसे बनता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बहुत बार आया है कि सोप कपड़ों को साफ कैसे करता है, या मिसल्स कैसे बनते हैं, दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। मिसल क्लीनिंग एक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर, एक टॉपिक रह गया वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। होमोलोगस सीरीज पर एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। होमोलोगस सीरीज भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। होमोलोगस सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के अंदर आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटी पर फोकस करना है। ये दो चीजों पर फोकस करो अगर आप साइंस में बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑफ द साइंस। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है या एचबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ऐसे बेसिक फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हमारी जो लाइफ है वो अर्थ पर मेंटेन रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाते हो, न्यूट्रिशन, ठीक है, आप सांस लेते हो, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे बेसिक फंक्शन है। इन बेसिक फंक्शन से ही हमारी लाइफ अर्थ पर मेंटेन रहती है। तो इन बेसिक फंक्शंस को, बेसिक प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन न्यूट्रिशन के ऊपर बनता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में आपको ह्यूमंस का न्यूट्रिशन पढ़ना है, ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर आपको चाहे बाइल जूस है,
चाहे पैंक्रियाटिक जूस है, चाहे गैस्ट्रिक जूस है, इन सभी के फंक्शंस लर्न करने होंगे जो कि आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होंगे। इन सभी इंजाइम्स के आपको फंक्शन पता होना चाहिए, चाहे वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, चाहे वो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे पेप्सिन है, इन सभी इंजाइम्स के फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इन पर क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद अमीबा का न्यूट्रिशन, अमीबा का न्यूट्रिशन है जो, उस पर क्वेश्चन बनता है। अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, इसके डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना होगा, ये भी आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होगा। जो भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होंगे। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमें यही तैयार करना है, यही मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, ये मैं आपको गाइड करूंगा। सारा सिलेबस एक वीडियो के अंदर करवा पाना आपको पता है बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको बताए गए, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होंगे। तो पीडीएफ के अंदर आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ना है आपने ह्यूमन बींग्स का, अमीबा का। उसके बाद न्यूट्रिशन के अंदर आपने इसके टाइप्स पढ़ने हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उसे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के आपको टाइप भी लर्न करने हैं, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोपिक, ये टाइप्स भी आपको लर्न करने हैं। फिर बात हम करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन के अंदर आपने क्या पढ़ना है, देखो रेस्पिरेशन के अंदर एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता है और ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी ऑब्टेन नहीं होती। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और जो ब्रीथिंग है वो लंग्स के अंदर होती है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और ब्रीथिंग के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता। तो इस तरह के डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक के बीच में डिफरेंस आ गया, एक्साइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस आ गया ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो इस तरह के, जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस आ जाता है। एरोबिक और अनएरोबिक में, इसमें रेस्पिरेशन में एक डिफरेंस आता है, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक में आपको डिफरेंस बता देता हूं मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक और अनएरोबिक में क्या डिफरेंस होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हो। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है उसे आप एरोबिक बोलते हैं और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एनारोबिक। एरोबिक के अंदर लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी बनती है। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एनारोबिक के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता है। एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर। एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर। बट एनारोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। एनारोबिक के अंदर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। तो एरोबिक और अनारोबिक के बीच में 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, ये डिफरेंसेस भी आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होंगे। उसके बाद आपने रेस्पिरेशन के अंदर क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन के अंदर आपने पढ़ना है फिश रेस्पिरेट कैसे करती है, ठीक है। अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेट करता है ये आपने पढ़ना है। तो कुछ अमीबा रेस्पिरेट कैसे करता है, अमीबा का रेस्पिरेशन आपने पढ़ना है, अमीबा का, फिश का, अर्थवर्म का, इनका रेस्पिरेशन आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने ह्यूमंस का रेस्पिरेशन पढ़ना है, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्वेश्चन आता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्वेश्चन आता है, डबल सर्कुलेशन पर क्वेश्चन आता है और नेफ्रॉन पर क्वेश्चन आता है। तो ये जो 4 टॉपिक्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। तो इन चारों टॉपिक्स की जो आपको डिटेल है, इजी एक्सप्लेनेशन है, वो पीडीएफ के अंदर आपको गिवन होगी, वहां से आप इसको लाइन टू लाइन रीड कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाटएवर सो अवेलेबल आई विल टेल यू। नेक्स्ट थिंग इज देयर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपको पता है सबसे पहले हमारे ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स में एंटर करती है, नॉस्ट्रिल से फेर्निक्स
फेरनिक्स के बाद हमारे पास लैरिंक्स, फिर हमारे पास ब्रोंचस, ब्रोंचॉइड। तो इन सभी का जो पाथवे है ये आपको लर्न करना होगा। ऑक्सीजन किस रास्ते में ट्रेवल करती है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसी रास्ते से वो वापस आती है। तो आपको एक पाथ लर्न करना होगा बस, किस रास्ते में ऑक्सीजन जा रही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। या इसमें क्वेश्चन बनता है एल्वियोलीज गैसेस का एक्सचेंज कैसे करती हैं, एल्वियोलीज गैसेस का एक्सचेंज कैसे करती हैं, या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली का रोल होता है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। तो हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में। अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, अर्थवॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो स्किन के थ्रू होती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स के थ्रू होती है। तो इसमें आपको लंग्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है ये आपको फ्लो चार्ट लर्न करना पड़ेगा, कैसे कैसे ऑक्सीजन किस ऑर्गन के थ्रू होकर पास करती है, तो वो आपको सारा इसके अंदर लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना होगा, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और एक एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्साइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बन जाता है और इन दोनों के बारे में डिटेल में भी पूछ लेते हैं। एक्साइलम क्या होता है, एक्साइलम हमारे पास जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या होता है, जो प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो एक्साइलम है ये डेड सेल का बना होता है, फ्लोएम लिविंग सेल्स का बना होता है। जो एक्साइलम है ये हार्ड होता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता। और जो एक्साइलम है ये पानी से ऊपर की तरफ लेके जाता है, इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और जो फ्लोएम है ये फूड नीचे भी लेके जाता है, ऊपर भी लेके जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल, मतलब ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में फूड लेके जाता है। 4 डिफरेंस हो गए इसके बीच में। तो एक्साइलम और फ्लोएम के बारे में आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कैसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ये भी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रखी है, इसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कैसे आप आसानी से बना सकते हो, आप वीडियो देखकर बहुत हैरान हो जाओगे कितना आसान है इसका डायग्राम ड्रॉ करना। ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन हार्ट का, ये सारी वीडियोस मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। आई विल शेयर द लिंक टू द हरपाल सर, यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द हरपाल सर। नेक्स्ट थिंग इज देयर इसके अंदर आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। जैसे लंग्स है, लंग्स से जब हमारे पास हार्ट तक ब्लड आता है और हार्ट से लंग्स के पास वापस जाता है तो उसे हम बोलते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हमारे पास हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जाता है और बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक आता है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। देखो लंग से हार्ट तक, हार्ट से वापस लंग्स तक जो ब्लड जाता है उसे पुल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड जाता है उसे सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये दोनों सर्कुलेशन मिलकर क्या बनाती हैं, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट आपको करना होगा यार। डबल सर्कुलेशन पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बना है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको लर्न करना होगा बेटा। नेक्स्ट थिंग इज देयर, देखो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी के बारे में आपको डिटेल के अंदर पता होना चाहिए। प्लाज्मा ये एक लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है जिसके अंदर 90% वाटर होता है, ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से सारे बॉडी पार्ट्स तक। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से बचाता है। कहने का मतलब डिटेल में बेटा देखो आपको पीडीएफ के अंदर शेयर होगा, डिटेल के अंदर आपने कैसे ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ना है, ये सारा आपको पता होगा। सारे इन पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये भी सारे आपको गिवन होंगे। नेक्स्ट थिंग है इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए जो नेफ्रॉन है वो कैसे ब्लड को साफ करता है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे आप आसानी से बना सकते हो, ये मेरी वीडियो देखकर आप हैरान हो जाओगे। इसका भी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, कैसे नेफ्रॉन का डायग्राम आपको पता होगा। ये वीडियो एक तरह की शॉर्ट वीडियो है बेटा, तो इसके अंदर आपको बताया नहीं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में नहीं बता सकता। तो नेफ्रॉन का जो डायग्राम है इसका लिंक शेयर करूंगा मैं आपको, उसके अंदर आपको पता होगा कि कैसे आप नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो।
नेक्स्ट थिंग है हमारे पास नेफ्रॉन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से कर लेना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर बना है। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसके अंदर आपको एक चीज सबसे जरूरी करनी ही करनी है, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं 9 टाइप्स है। ये सारे के सारे आपको इसकी टेबल शेयर कर दूंगा, कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन कौन सी ग्लैंड और उनके फंक्शंस क्या है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उनके फंक्शंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हार्मोन्स के ऊपर चाहे आप पिछले साल का किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर जो हार्मोन्स हैं उन पर क्वेश्चन बना ही हुआ है। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन बनता है ट्रोपिज्म पर। ट्रोपिज्म के 5 टाइप होते हैं, फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सारे टाइप्स, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ये सारे टाइप्स आपको पता होने चाहिए। इन टाइप्स के डायग्राम्स भी आपको करने हैं, जो कि आप एनसीईआरटी में से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी इनफ है, आपको पता होना चाहिए। जो आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पेपर आपका सारा एनसीईआरटी में से बनेगा, बट बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को ऊपर से पढ़ते हैं तो उनको मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। जब तक आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड नहीं करते तब तक आप मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे बेटा। तो अगर आप बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी ना छोड़ो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या आपको पढ़ने हैं सैंपल पेपर्स, कुछ सैंपल पेपर करने चाहिए ताकि एग्जाम का एक आइडिया हो जाता है कि कैसा एग्जाम बनेगा। सेकंड थिंग, इस चैप्टर के अंदर ट्रोपिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ये 2 टॉपिक आपने अच्छी तरह से करने हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा ट्रोपिज्म। नेक्स्ट थिंग, हम थर्ड चैप्टर के अंदर बात करते हैं। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, देखो रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स को आपने डिटेल के अंदर पढ़ना है, चाहे वो फिजन है, चाहे वो हमारे पास बर्डिंग है, चाहे वो रीजनरेशन है, चाहे फ्रेगमेंटेशन है, चाहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इन सभी टॉपिक्स के डायग्राम गो थ्रू करने हैं। एक बार भी इनको आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर बनता है, बर्थ कंट्रोल मेथड। चेक कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बर्थ कंट्रोल मेथड या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अनबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। प्लेसेंटा के बारे में क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पर, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये कंटिन्यूसली पेपर के अंदर आते हैं। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स, ये आपको अच्छी तरह से करने हैं। बाकी इसकी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्स को थोड़े दिन ही बचे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी के अंदर आपने सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं, मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल सेकंड लॉ और तीसरा आपने सेक्स डिटर्मिनेशन। मेंडल फर्स्ट लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, मेंडल सेकंड लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, और तीसरा सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कब बॉय होता है और कब गर्ल होता है। तो ये 3 टॉपिक आपने हेरिडिटी चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, और कुछ बेसिक डेफिनेशन हेरिडिटी चैप्टर की हैं, वो भी आपको पीडीएफ के अंदर गिवन होगी। नेक्स्ट थिंग है जो इस चैप्टर के अंदर अवर इन्वायरमेंट, जो कि एक जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, उसके अंदर 10% लो आपने अच्छी तरह से करना है। बाकी आप जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है एसएसटी की तरह, उस तरह उसमें भी आप अच्छी तरह से अपना मतलब क्रिएटिव आइडियाज आप यूज कर सकते हो। अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंदर फूड चैन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें से बनते हैं अवर इन्वायरमेंट पे। तो इसमें एक न्यूमेरिकल बन सकता है 10% लो पर। तो 10% लो में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये बायोलॉजी की जो मैंने आपको क्वेश्चंस बनाए हैं, इन क्वेश्चंस पर आपने अच्छी तरह से क्या करना है, फोकस करना है, अगर आप बढ़िया मार्क्स क्या करना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो। थैंक यू।